बच्चों, 1975 का वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से एक निर्णायक वर्ष रहा। इसी वर्ष जून के महीने में आपातकाल की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस सत्र में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपातकाल के लागू करने के क्या कारण थे, आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या है और इसके वैधानिक आयाम क्या क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर व लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी थी, लेकिन इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आ गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विपरीत माना, जबकि कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विपरीत है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी संस्थाओं को सरकार निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद और भी गहरे हो गए थे। अब हम 1973 से लेकर के 1975 के मध्य भारतीय आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन 1971-72 के सालों में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूरी पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। इसी सिलसिले में अमेरिका ने भारत को हर तरीके की सहायता देनी बंद कर दिया। इसी अवधि में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण विभिन्न चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972-73 के वर्ष में ही मानसून असफल रहा। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर के पूरे देश में असंतोष का माहौल था। राजनीतिक अवस्था भी कांग्रेस के विपरीत जा रही थी। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में ज्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस समय बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गईं और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी कहा जाता है, को बुलावा भेजा गया। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया
कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र को ग्रहण किया और इसके भीतर राष्ट्रवादी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बिहार में तब नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस हो, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हुई। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। इंदिरा गांधी का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। तीसरी बात थी कि इस समय न्यायपालिका से भी संघर्ष की स्थिति बन गई। हुआ ये कि 1973 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति एएन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीक थे, वे एक ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बात करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका के सोच के अनुकूल आचरण करे। और इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। हुआ ये था कि 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार कर दिया। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही और अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए यह कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर के की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती। इसी के मद्देनजर जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें।
इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से ही कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसी दिन यानी 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। बच्चों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रावधान संविधान में किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय व तर्क था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई। अब हम देखेंगे कि आपातकाल के लागू होने से सामान्य जीवन में क्या असर होता। यह है कि आपातकाल की घोषणा के बाद ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है, जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते हो। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई। इसका परिणाम सामान्य जीवन में क्या हुआ? राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों से कहा गया कि कुछ भी छपने से पहले अनुमति लेना जरूरी। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना गया। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल की अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भी सरकार की इस दलील को मान लिया कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं। इसका आशय यह हुआ कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आजादी के अधिकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे भी बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक माना जाता है। कुछ और निर्णय सरकार द्वारा लिए गए, जैसे संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के
निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ। 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक बदलाव यह था कि देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि के लिए नहीं थी, उसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव के 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस प्रकार देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्म श्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवियां लौटा दी। अब देखते हैं कि क्या आपातकाल जरूरी था। आपातकाल की उद्घोषणा के कारण का उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का व्यवहार किया गया। लेकिन क्या विरोध प्रदर्शनों को अंदरूनी गड़बड़ी कहकर आपातकाल लगाया जा सकता है? सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और उसके अनुरूप विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। साथ में लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग हो जाता है। सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। कुछ अन्य दलों जैसे सीपीआई, इसने आपातकाल के दौरान कांग्रेस का समर्थन देना जारी रखा। उसका विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है। बिहार और गुजरात में चले सरकार विरुद्ध आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। अगर कुछ आंदोलन अपनी हद से बाहर जा रहे थे तो सरकार के पास अपनी रोजमर्रा की अमल में आने वाली इतनी शक्तियां थी कि वह ऐसे आंदोलनों को हद में ला सकती थी। आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी निजी ताकत को बचाने के लिए किया। तो बच्चों, आज के इस सत्र में हमने आपातकाल की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।